चलिए भाई, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने उठाते हैं आज, क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम, यानी फसल पद्धति व फसल प्रणाली। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आता है, पहली चीज। दूसरी है, जितना मर्जी किताबों से पढ़ लो आपको ये टॉपिक समझ नहीं आता है। और तीसरी चीज ये, अगर आपने क्लास में ढंग से पढ़ लिया तो आपको कभी किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा मजेदार सा टॉपिक है ना, आनंद आने वाला टॉपिक है। वो बात अलग है कि हमें पढ़ाई के नाम से आनंद नहीं आता है, लेकिन आनंद लेने की कोशिश करिए भाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक, क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम, बड़ी सिंपल सी बातें हैं इसमें। क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम यानी फसल पद्धति व फसल प्रणाली। फसल पद्धति व फसल प्रणाली। सबसे पहले हम बात करें जी, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, फसल पद्धति क्या है। देखो, आप फसलों को किस प्रकार से अरेंज कर रहे हैं। अरेंज का मतलब है कि आप व्यवस्थित कैसे कर रहे हैं फसल, है ना। यानी फसलों को किस प्रकार से आप व्यवस्थित कर रहे हैं। व्यवस्थित का मतलब समझते हो, जैसे मान लो कि आप बाहर रहते हैं, घर से कमरा वमरा लेके रहते हैं, आपके घर वाले कोई आने वाले हैं, सामान बिखरा हुआ है, आपको सूचना मिलती है कि आ रहे हैं, तो आप तुरंत जो चीज जहां होनी चाहिए वो वहां पे सेट कर देते हो। कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनको फेंकना पड़ता है या छुपाना पड़ता है, वो भी कर ही देते हो। तो आपने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे आपको फसल को व्यवस्थित करना है। अब फसल को व्यवस्थित करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो भाई, दो चीजें आती है। जैसे एक तो ये हमारा खेत का प्लॉट है, इस पूरे प्लॉट में हम एक ही फसल लगा रहे हैं, या इस प्लॉट को दो हिस्सों में बांट के दो फसल लगा रहे हैं, या फिर प्लॉट सेम ही है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस प्लॉट के अंदर दो या दो से अधिक फसलों को लाइनिंग अरेंजमेंट के साथ लगा रहे हैं, है ना। लाइनिंग अरेंजमेंट, कतार व्यवस्था, कुछ भी हो, है ना। एक लाइन आपने एक फसल की, दूसरी लाइन दूसरी फसल की, या 2:1 का अनुपात, 5:2 का अनुपात, 9:1 अनुपात, कैसा भी आपने अनुपात रखा, या फिर आपने दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिक्स किया और खेत में डाल दिया। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम में, समय नहीं बदला है, समय वो का वही है, समय से तो कोई लेना देना ही नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपने स्थान का उपयोग कैसे किया है, यानी स्पेशियल जो अरेंजमेंट है वो कैसे किया आपने, जो स्पेचुअल अरेंजमेंट जिसको आप बोलते हो, तो वो आपने किस प्रकार से किया, यानी स्थान को किस तरह से व्यवस्थित किया है। जो आपके पास स्थान था उस पर आपने फसलें किस अनुपात में लगाई है, किस प्रपोर्शन में लगाई है, तो वो क्या हो गया, स्पेचुअल अरेंजमेंट, यानी कहने का मतलब स्थानिक व्यवस्था हो गई। तो एक तो आप स्थानिक रूप से व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास एक साल में कितने सीजन है, 3 सीजन है भाई। कौन कौन सा, एक तो जी खरीफ है, दूसरा कौन सा है जी, रबी का सीजन है, और तीसरा कौन सा सीजन है जी, जायद का सीजन। कितने सीजन है हमारे पास, 3। ये तीनों ही नाम अरबी भाषा से आए हुए हैं। खरीफ, रबी, जायद, ये तीनों ही शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। खरीफ, रबी और जायद, ये तीनों ही शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। अब देखो, जो ये हमारे खेत का प्लॉट है, मान लो इसमें हमने खरीफ में लगा दिया कपास, आपने यहां कपास की व्यवस्था की। रबी के अंदर, इसी के अंदर आपने लगा दिया सरसों, है ना। और जायद के अंदर पानी की कमी होने के कारण आपने इसको छोड़ दिया फेलोलैंड, यानी पड़ती भूमि, खाली छोड़ दी, पड़ता छोड़ दिया। तो ये टाइम के साथ, अलग अलग टाइम में, तो ये टेम्पोरल अरेंजमेंट हो गया भाई, सामयिक व्यवस्था हो गई। ये समय से संबंधित व्यवस्था है, किससे रिलेटेड व्यवस्था है, समय से रिलेटेड व्यवस्था है ये। तो अब जो फसलों का अरेंजमेंट है, सिर्फ अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, हमने फसलों में क्या प्रबंधन किया, क्या किया, ये कोई बात नहीं हो रही है।
सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट की बात होती है, व्यवस्था की बात होती है। एक ही शब्द याद रखो, क्रॉप पैटर्न, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था, फसलों को व्यवस्थित कैसे किया है वो क्रॉपिंग पैटर्न है। अब ये नहीं कितना पानी आपने लगाया है, कितनी लेबर आपने लगाई है, कौन कौन सी मशीन का यूज करना पड़ा है, रोग कीटों का नियंत्रण, कुछ भी नहीं यहां पे। इसका मतलब फसल फसल के संबंध की बात हुई है। इसकी बात हुई है, फसल फसल के संबंध की ही बात हुई है, बाकी तो कोई संबंध की बात हुई नहीं है। तो मैं बोल दूं कि ये क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन क्रॉप्स, यानी फसलों के बीच के संबंध का अध्ययन आपने किया है। अब एग्जामिनर चाहे कितना भी जोर लगा के किसी भी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा अगर आपने इस बात को समझा है। अब मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, किसी खेत या खेत के प्लॉट में, किसी खेत या किसी खेत के प्लॉट में फसलों की व्यवस्था। अब ये व्यवस्था कैसी कैसी हो सकती है, स्पेचुअल अरेंजमेंट यानी स्थानिक व्यवस्था हो सकती है ना, और उसके साथ सामयिक व्यवस्था, टेम्पोरल, सामयिक व्यवस्था यानी फसलों की व्यवस्था। पहली चीज तो वो ये पूछ सकता है कि अरेंजमेंट इज क्रॉप इज नोन एज, फसलों की आपसी व्यवस्था क्या कहलाती है। दूसरा वो ये बोल देगा क्रॉप टू क्रॉप इंटरेक्शन, फसल से फसल का संबंध क्या कहलाता है, फसल से फसल का अन्वयन। अब हिंदी वालों के साथ हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि हमें शुद्ध हिंदी भी नहीं आती है ना। तो फसल से फसल का संबंध या फसल से फसल का जो अन्वयन होता है वो क्या कहलाता है, क्रॉपिंग पैटर्न है वो कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट, यानी इसमें मैनेजमेंट को नहीं रखा गया है। अब हम बात करें यहां पे नेक्स्ट, क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब है यहां फसल प्रणाली से, अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप। व्यवस्था की तो बात कर ही रहे हैं, अब हम व्यवस्था के साथ साथ और किसकी बात कर रहे हैं, व्यवस्था की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के साथ साथ हम बात कर रहे हैं यहां पे प्रबंधन की। हमने इतना बीज डाला, हमने इतना पानी दिया, हमने इतनी लेबर लगाई, हमने इतनी निराई गुड़ाई की, हमने इस प्रकार से कटाई की, है ना। ये भी अगर शामिल कर लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉपिंग सिस्टम यानी फसल प्रणाली। तो मैं ये कह सकता हूं किसी खेत या खेत के प्लॉट में फसलों की व्यवस्था के साथ, फसलों की व्यवस्था के साथ प्रबंधन का अध्ययन करना, फसलों की व्यवस्था के साथ प्रबंधन का अध्ययन करना, है ना। फसलों की व्यवस्था के साथ साथ प्रबंधन का भी अध्ययन करना, मैनेजमेंट भी कर रहे हो, अरेंजमेंट प्लस मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप। फसलों की व्यवस्था तो यहां तक की बात हो गई थी, प्लस इसमें प्रबंधन भी आ जाएगा, तब हम क्या बोल देंगे, क्रॉपिंग सिस्टम बोल देंगे। कहने का मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं, फसल पद्धति, मार्कर चेंज करते हैं थोड़ा ठीक लगेगा, फसल पद्धति प्लस प्रबंधन, फसल पद्धति तथा फसल प्रबंधन क्या कहलाएगा, क्रॉपिंग सिस्टम। एग्जामिनर खतरनाक है, तो कितना खतरनाक हो सकता है, आपसे ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। देखो क्या करेंगे, फसलों का आपसी व स्रोतों के साथ, फसलों का आपसी व स्रोतों के साथ, क्रॉप के बीच में इंटरेक्शन और क्रॉप का रिसोर्सेज मैनेजमेंट कर रहे हो तो रिसोर्सेज तो लगेंगे, पानी दे रहे हो तो पानी लगा ना, रिसोर्स तो लगा, लेबर लग रही है हमारी, ठीक है, निराई गुड़ाई कर रहे हैं, लेबर लग रही है, औजार लग रहे हैं, यंत्र लग रहे हैं। तो फसल का फसल के साथ इंटरेक्शन क्या है, तथा फसल का रिसोर्सेज स्रोतों के साथ अन्वयन क्या होता है। तो फसलों का आपसी व स्रोतों के साथ
अन्वयन लिख दो या संबंध लिख दो, है ना। इस बार संबंध लिख देता हूं। तो ये क्या कहलाएगा भाई, क्रॉपिंग सिस्टम है वो कहलाएगा। तो मोटा मोटा आप समझ गए होंगे क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। डेफिनेशन से आपको क्या लेना देना, आपको तो क्वेश्चन से ही करना है। तो आपको अगर डेफिनेशन भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। क्रॉपिंग पैटर्न या फसल पद्धति के लिए किसी खेत या खेत के प्लॉट में फसलों की व्यवस्था जो स्थानिक व सामयिक होती है उसे फसल पद्धति कहा जाता है। अर्थात इसमें फसल से फसल का अन्वयन है उसको देखा जाता है या फसल से फसल के अन्वयन का अध्ययन किया जाता है। वहीं क्रॉपिंग सिस्टम यानी फसल प्रणाली की बात करें तो इसमें आप लिखोगे किसी खेत अथवा खेत के प्लॉट के अंदर फसलों का आपसी तथा फसलों का स्रोतों के साथ अन्वयन क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। इसमें या फिर ऐसे लिख सकते हो, किसी खेत या खेत के प्लॉट में फसलों की व्यवस्था तथा उनका प्रबंधन फसल प्रणाली कहलाता है। अर्थात इसमें फसलों का आपसी तथा फसलों का स्रोतों के साथ जो संबंध है उसके अन्वयन को या फसलों का आपसी संबंध और स्रोतों के साथ अन्वयन जो है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपको जैसी लैंग्वेज अच्छी लगे वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब देखो, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले कई बातें आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर वो क्लियर नहीं होती है तो फिर आप, मैंने कहा ना, किताब से पढ़ने से इस टॉपिक का कुछ नहीं बटना है, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेक्चर में अगर आप समझ लोगे तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। लेक्चर में अगर आप समझ लोगे तो कुछ बाकी नहीं रहने वाला है। देखते हैं भाई कुछ बाकी रहेगा या नहीं। चलो करते हैं बात। सबसे पहले मैं बात करता हूं कुछ टर्म्स इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो हमें चाहिए। एक होता है प्लांटिंग डेंसिटी, क्रॉपिंग डेंसिटी, और एक होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। एक होता है क्रॉपिंग डेंसिटी, कई सारी टर्म्स आएगी। क्रॉपिंग डेंसिटी, एक होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग डेंसिटी को आप बोल देते हैं फसल गहनता, सघनता, फसल सघनता, फसल सघनता। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बोलते हैं फसल गहनता। फसल गहनता। क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा परसेंटेज में ली जाती है। ये सारे आगे क्लियर होते चले जाएंगे, साथ साथ में इनको कैलकुलेट भी करते जाएंगे ना, बड़ा सिंपल काम हो जाएगा अगर थोड़ा सा पहले से दिमाग में रखेंगे तो। प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले पौधों की संख्या, लगने वाले पौधों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले पौधों की संख्या। कोई बात नहीं भाई, इंदर हम भी करवा देंगे, पहले एक सब्जेक्ट तो करवा दें फिर वो भी हम करवा देंगे, लंबा टाइम है हमारे पास। प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले पौधों की संख्या। प्रति इकाई में, प्रति इकाई क्षेत्र में पौधे कितने लगते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र का मतलब प्रति बीघा, प्रति एकड़, प्रति बीघा, है ना। तो इनमें कितने पौधे लगते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉप डेंसिटी। जैसे आप बोल दो किसी फसल में भाई मक्का में इस वैरायटी के अंदर 66,000 पौधे प्रति हेक्टर लगते हैं। फिर आप बोल दे गेहूं में इस किस्म में 3,33,333 पौधे लगते हैं, इस किस्म में 4,44,444 पौधे लगते हैं। और फिर बोल दे भाई इसमें 5,55,500, तो प्रति हेक्टर बता रहे हो ना, तो वो क्या होता है, डेंसिटी होता है। जैसे हम बोले कि दिल्ली में जो मानव है, इंसान है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जो अपना कोई मान लो शहर ले लेते हैं अपने, जैसे जयपुर की बात करें तो दिल्ली की तुलना से जयपुर में क्या है, डेंसिटी क्या है, कम है, यानी प्रति इकाई इंसान है वो क्या है, कम। अब जयपुर की तुलना और छोटी सिटी से कर लेते हैं तो वहां और कम डेंसिटी। आपको डेंसिटी का मतलब होता है प्रति इकाई क्षेत्र में कितने पौधे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रति इकाई क्षेत्र में डेंसिटी की बात हो गई है ना। फसल सघनता की बात हो गई। तो फसल सघनता का मतलब होता है प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले पौधों की संख्या। अब यहां से एक टर्म आती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग।
अब आप सोच नहीं सकते कि बहुत आसान चीज है, फिर इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। हो सकता है आपको नहीं भी आती, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, हाई डेंसिटी क्रॉपिंग या हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई समझने की कोशिश करना, हाई डेंसिटी क्रॉपिंग या फिर प्लांटिंग। अधिक सघन पौधरोपण अथवा फसल, अधिक सघन फसल अथवा रोपण। अब देखो, हर फसल के अंदर आप एक उचित पौधरोपण दूरी पढ़ते हो, स्टैंडर्ड प्लांटिंग डिस्टेंस यानी मानक पौधरोपण दूरी पढ़ते हो। भाई ये पौधरोपण दूरी है ना इस फसल के लिए ठीक। जो भी आपके कोई सवाल रहते हैं वो लास्ट में बात करेंगे ना, अभी टॉपिक पे ध्यान दो बेटा, है ना। जो इस टॉपिक से संबंधित नहीं है वो चीजें लास्ट में डिस्कस करनी हो। चलिए, तो मैं बात कर रहा था, बीच में करते हो ना तब टॉपिक का इंटरेस्ट मर जाता है, ऐसे मजा नहीं आता है फिर। चलिए, तो हाई डेंसिटी क्रॉपिंग या प्लांटिंग, अधिक सघन फसल या रोपण क्या होता है। देखो, अधिक सघन फसल रोपण, हर क्रॉप के अंदर आप एक स्टैंडर्ड प्लांटिंग डिस्टेंस पढ़ते, एक उचित सी मानक दूरी पढ़ते हैं। जैसे गेहूं में पढ़ते हो आप 22.5 इंटू 10, छोटी और की समय तो 8, लंबी है तो 12। तो कोई भी आप एक मानक दूरी तो पढ़ रहे हैं। इसी फसल में आप 45 इंटू 30 सेंटीमीटर पौधरोपण दूरी पढ़ते हैं, तो वो एक मानक है, एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस है। अगर उस स्टैंडर्ड डिस्टेंस से आप डिस्टेंस घटा देते हो तो पौधों की संख्या क्या लगेगी, ज्यादा। तो प्रति इकाई क्षेत्र में मानक संख्या से अधिक पौधे लगाना। यहां मानक संख्या का मतलब क्या होता है, एक स्टैंडर्ड जो होता है, भाई इतने पौधे लगाओ तो सही सही है, उनका फैलाव सही सही होगा, है ना, और उत्पादन सही से। लेकिन आपने दूरी घटा के पौधे ज्यादा लगा दिए, यानी उस मानक से ऊपर पौधे लगा दिए, तो फिर वो हाई डेंसिटी है। सिंपल सी बात है, प्रति इकाई, आसान बन गई ना डेफिनेशन, प्रति इकाई क्षेत्र मानक पौधों की संख्या से, मानक पौधों की संख्या से, मानक पौधों की संख्या से अधिक पौधे लगाना, मानक पौधों की संख्या से अधिक पौधे लगाना, मानक पौधों की संख्या से अधिक पौधे लगाना क्या कहलाता है, हाई डेंसिटी क्रॉपिंग या प्लांटिंग है वो कहलाता है। ठीक है, अधिक लगा रहे हो तो। अगर मान लो, हालांकि पूछा तो नहीं जाने के चांसेस, लो डेंसिटी पूछ ले तो मानक जो पौधों की संख्या उससे कम लगा दिए तो फिर वो क्या कहलाएगी, लो डेंसिटी। मानक पौधों से ज्यादा लगा दिए तो वो क्या कहलाएगी, हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी क्या ही पूछा जाता है, हाई डेंसिटी का ही आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। फिर ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है जी, फसल गहनता क्या है। डेफिनेशन पढ़ते ही समझ में आ जाएगी बात, चिंता ही मत करो। देखो, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में लगने वाली फसलों की संख्या का प्रतिशत। प्रति इकाई समय में कितनी फसलें लग रही है। आपके खेत में पानी वाणी की बढ़िया व्यवस्था है, आप साल में 2 फसलें लगाते हैं। मेरा खेत बरानी है, असिंचित है, बारिश होती है तब मैं एक फसल लगाता हूं। तो आपने अपने खेत में साल में 2 फसलें लगाई, मैंने तो भाई एक ही लगाई। तो आपके खेत की फसल गहनता क्या है, ज्यादा, और मेरे खेत की फसल गहनता क्या है, कम है। तो प्रति इकाई समय में लगने वाली फसलों की संख्या का प्रतिशत है वो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, वो कहलाता है। इसको तो बड़ा डिटेल से पढ़ना है, यहां से तो क्वेश्चन बनता है आपका, आगे बात करेंगे। लेकिन अभी मैं फॉर्मूला बता देता हूं ताकि आपको बढ़िया तरीके से बात है वो समझ में आ जाए। फॉर्मूला इसका बनता है जी, मार्कर चेंज करते हैं, फसलों की संख्या, यानी कितनी बुआई आपने की है, कितनी बार बुआई की है, फसल प्रणाली वर्ष, फसल प्रणाली वर्ष। प्रतिशत में निकाल रहे हो भाइयों तो इनटू में क्या कर दोगे, 100। अभी आपके और मेरे खेत के एग्जाम्पल की बात चल रही थी।
मैंने कहा मैंने एक साल में एक फसल लगाई, आपने एक साल में दो फसल लगाई, तो मेरे खेत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% है, आपके खेत की क्रॉप इंटेंसिटी कितनी आ गई? 200% आई या नहीं आई? जो मैंने एग्जांपल लिया था। अभी तो उस पर काम करेंगे हम बहुत सारा, भारत की फसल गहनता कितनी है ना, अपने राज्य की कितनी है, ये सब बातें तो बाद में करेंगे। लेकिन अभी मैंने बताया क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी होता है कि प्रति इकाई समय में आप कितनी फसल लगा रहे हो। डेंसिटी का मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में कितने पौधे लग रहे हैं। हाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि आप प्रति इकाई क्षेत्र में मानक से अधिक पौधे लगा रहे हो, है ना। इंटेंसिटी की तुलना होती है भाई, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है। अब जैसे मैं राज्यों की तुलना होती है, हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी पंजाब की है, सबसे ज्यादा फसल गहनता पंजाब की है। खेती के जो तरीके हैं उनमें सबसे ज्यादा फसल गहनता किचन गार्डनिंग की, गृह वाटिका की होती है, उसके बाद मार्केट गार्डनिंग की होती है ना, जो बाजार खेती होती है उसकी होती है, विपणन खेती जिसको आप बोलते हैं। तो खेती के बीच में तुलना हो सकती है, राज्यों के बीच में तुलना हो सकती है ना। तो ये बहुत जगह पे काम आएगी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी गृह वाटिका किचन गार्डनिंग की होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर विपणन खेती यानी मार्केट गार्डनिंग की होती है। राज्यों में सबसे ज्यादा बात करें तो पंजाब की क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे ज्यादा। ये कितनी है क्या है, ये सब बात की बातें हैं, ठीक है। अभी तो मैं बता रहा हूं कि ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए पढ़ते समय। चलिए नेक्स्ट एक टर्म आती है जी क्रॉपिंग स्कीम, फसल योजना। क्रॉपिंग स्कीम, क्रॉपिंग स्कीम यानी फसल योजना। अब देखो फसल योजना क्या होती है। देखो स्कीम तो तगड़ी होनी चाहिए, हम पूरे दिन स्कीम ही बनाते हैं, काम धाम तो कम ही करते हैं हम लोग, स्कीम बनाते रहते हैं पूरे दिन, लेकिन हमारी स्कीम में बड़ी तकड़ी होती है। देखो कई बार क्या होता है कि समय होता है तो गांव के चौराहों पे बैठ के बात करते हैं तो बड़ा आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है, मन खुश हो जाता है, सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। शहर में कहीं खड़ा होके बैठ के बात करते हैं तो तनाव पैदा होता है, घर आकर सोचते हैं यार अपने पीछे रह गए, है ना, क्योंकि शहर में बातें चलती है, उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया, उसने वो बिल्डिंग डाली, वो कार लेके आया। गांव के चौराहों पे जो बात होती है ना, उसका वास्तविकता से तो कई बार संबंध ही नहीं होता है, कई बार तो वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं होता है ना। इससे बैठे बैठे बात लगते हैं तो वो हमारे जो जस्ट एक पीढ़ी ऊपर वाले या दो पीढ़ी वाले जो पिता की उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं, उनकी बातें सुनने का भी बड़ा आनंद होता है। उनके पास किसी भी बात का कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, फिर वो अपने तरीके से बात करते हैं, लेकिन सुनने में बड़ा मजा आता है। एक दिन बैठे थे, वो बात कर रहे थे कि सतयुग में, उन्हें ये पता नहीं कि सतयुग कब था, लेकिन वो सतयुग की बातें कर रहे हैं। सतयुग में पशु भी आपस में बातें करते थे। अच्छा, फिर बाद में बंद क्यों हो गए? इनमें तो और विकास होना चाहिए था। बोले नहीं, कलयुग आ गया इसलिए। तो मैंने कहा सतयुग में पाप किसने ज्यादा किए, इंसान ने या फिर पशुओं ने? बोले नहीं जी, पाप तो इंसान ने ज्यादा किए, है ना। अभी पशु तो बेचारे क्या होते हैं, निस्वार्थी होते हैं, उन्हें तो अपना भोजन चाहिए, और क्या मतलब उन्हें। तो पाप तो मानव ने ही ज्यादा किए। बोले अच्छा, तो फिर मानव की बोलती बंद होनी चाहिए थी, और पशुओं की कैसे होगी? अब वो फिर उसको और कई बातों से जोड़ने लगे, लेकिन वैसे मजा आता है सुनने में, है ना। मैं कह रहा हूं ना, कोई आधार नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, वहां मन खुश हो जाता है ना। तो वहां पे क्या है, एक बार बात चल रही हमारे गांव में, वो आदमी जो कभी ये काम कर लेता है वो कर लेता है, कामयाब कोई सा नहीं होता है। तो वो किसी बंदे की बात कर रहा था, यार वो देख क्या काम कर रहा है ना, क्या बचाता है दिन का, 200-400 बचाता है। मैंने उसको कई बार राय दी, भाई तू ये काम ना कर, ये कर, दिन के तेरे 2000 रुपए दिहाड़ी पड़ेगी। उसकी खुद की जीवन में कभी 2000 दिहाड़ी नहीं पड़ी, लेकिन वो जिसको राय देता है उसकी 2000 दिहाड़ी पड़ती है, उसका ये मानना होता है। तो बिना बेस की बात होगी ना, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। कभी कभी बैठा करो, बहुत सारे अनुभव भी सीखने को मिले, कुछ वास्तविक बातें भी क्या है सीखने को मिलती है। तो वहां पे स्कीमें बहुत चलती है, तो स्कीमें यहां भी चलती है। तो स्कीम तो बढ़िया होनी चाहिए, काम करे या ना करे, भाई स्कीम तो जोरदार होनी चाहिए, स्कीम में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो फसल उत्पादन के लिए बढ़िया स्कीम क्या हो सकती है, फसल उत्पादन के लिए बेहतरीन स्कीम है वो क्या हो सकती है?
देखो आप पढ़े लिखे हैं, उसके हिसाब से सोचें कि फसल उत्पादन के लिए बेहतरीन स्कीम क्या हो सकती है। पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, यानी ये जो पारिस्थितिकी है ना, इकोलॉजी है, यानी हमारे चारों तरफ का, हमारे आसपास का जो है वो वातावरण है भी, हमारे चारों ओर का आवरण है वो वातावरण है। इस वातावरण में जैविक और अजैविक दोनों ही घटक है, लिविंग और अलिविंग, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही थिंग्स है। जैसे मैं जीवित हूं यहां पे, और यहां ऑक्सीजन है वो जीवित नहीं है, लेकिन मैं उस ऑक्सीजन के बगैर जीवित नहीं रह सकता, तो मेरा ऑक्सीजन के साथ संबंध है। देखो भाई, मैं यहां पे जीवित हूं और मेरे पास यहां पे पड़ा है पानी। अब ये जो पानी पड़ा है ना, ये निर्जीव है, मैं तो इसके बगैर भी जीवित नहीं रह सकता। तो जैवीय और अजैवीय घटकों के बीच का जो संबंध होता है वो है पारिस्थितिकी। ये पानी मैंने पी लिया, अगर ये साफ सुथरा है तो मेरा स्वास्थ्य क्या रहेगा, बढ़िया, मैं लंबे समय तक जीवित रहूंगा। समझ रहे हो आप? कोई जलाशय में साफ सुथरा पानी है तो उसमें जलीय जीव बढ़िया अपना जीवन हंसते खेलते जीवन यापन करेंगे, है ना। लेकिन इस पानी को हमने कर दिया दूषित, हमने इस पानी को कर दिया दूषित, जलीय जीव मरने लगे, मैंने पिया, मैं बीमार पड़ने लग गया, तो ये पारिस्थितिकी असंतुलन खराब हो रहा है। सॉरी, पारिस्थितिकी संतुलन क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, आप समझे। तो पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बना रहे। अब ये पारिस्थितिकी संतुलन आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ेंगे तब आएगा, कार्बनिक खेती, जैविक खेती पढ़ेंगे तब, थोड़ा बहुत आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी टिकाऊ खेती पढ़ेंगे, वहां भी बात होगी पारिस्थितिकी संतुलन की। कई जगह पे घूम फिर के पारिस्थितिकी संतुलन की बातें आती रहेगी। अब इसको थोड़ा सा ढंग से समझे। आपने 11वीं 12वीं में इकोलॉजी पढ़ी होगी और वहां पे आप पढ़ते थे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में घास, घास बोले तो उत्पादक, मैं यहां पे फसल लिख देता हूं भी, फसल भी तो उत्पादक है, बात तो पौधों की हो रही है। इस फसल को खाते हैं कीट, वहां टिड्डा लिखा होता था अपने, है ना, तो हमने लिख दिया कीट, वो टिड्डा ही है। इस कीट को खा रही है चिड़िया, इस कीट को कौन खा रहा है, चिड़िया खा रही है भाई, इस कीट को खा रही है चिड़िया, ये इस कीट को खा गई चिड़िया, और इस चिड़िया को खाता है जी बड़ा पक्षी, यानी बाज लिख लो अपने, ये खाता है बाज। अब देखो, फसल, कीट, चिड़िया और बाज, है ना। अब ये एक होगी खाद्य श्रृंखला, इसके ये अलग अलग पोषण के स्तर है वो अपने बढ़ा दिए। अब क्या है, मानव धीरे धीरे बौद्धिक विकास करता गया खुद का, मतलब उसका बुद्धि का विकास बहुत तेजी से हुआ। तो अब उसे क्या है, उसके हाथ में आ गया जो ये फसल को, उसको जो नुकसान पहुंचा रहा है ना उसकी फसल को, उसको मारने का इसके पास फॉर्मूला आ गया, यानी केमिकल आ गया। तो वो केमिकल फार्मिंग करने लगा, तो उसे इस बात का श्योर हो गया कि केमिकल तो जहर है, और इस जहर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमें नुकसान पहुंचाता है उस कीट को अपने मार देंगे। तो उसने इस कीट को मारने के लिए क्या किया, जहर छिड़का, कीट कम भी हुआ, लेकिन इस जहर का प्रभाव हमारी फसल पे भी हुआ, और वो फसल हमने खाई तो हमारे पे भी कुछ बुरे नुकसान आए। ये चिड़िया थी, इन्होंने भी कभी इस जहर का सामना नहीं किया था, तो कुछ चिड़ियाएं भी क्या करने लगी, मरने लगी। अब चिड़ियाएं मरने लगी तो चिड़िया किसका भोजन था, बाज का, तो बाज को पूरा भोजन नहीं मिल रहा था, तो बाज भी क्या है, मरने लगा। लेकिन कीट तो बहुत ज्यादा है, आर्थ्रोपोड्स है। इन्होंने, हमने रिसर्च करके रसायन खोजा तो इन्होंने भी अपने अंदर कुछ बदलाव किए, और इन पूरे कीटों की आबादी में से कुछ ऐसे कीट थे जिनके जहर से कुछ नहीं होता। अब कई क्या होते हैं, पौए में फेल हो जाते हैं, कई हाफ में भी नहीं होते हैं, ऐसे, है ना। ये एग्जाम्पल, नेगेटिव एग्जाम्पल आपको बड़े समझ में आते हैं, तो वही अपने, तो इनमें से कुछ ऐसे कीट थे जिन पे इस जहर का प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो कीट बच गए, दूसरे मर गए। जिन पे प्रभाव नहीं पड़ा उनकी संततियां खूब आगे बढ़ी, फिर से कीट तो पनप गया, क्योंकि आर्थ्रोपोड तो बहुत तेजी से पनपते हैं। आर्थ्रोपोड तो क्या है, बहुत तेजी से पनपते हैं भाई, आप सीधी सी बात जानते हो, आर्थ्रोपोड तो बहुत तेजी से पनपते हैं। तो अब ये आर्थ्रोपोड क्या हो गए, ये तो वापस पनप गए, लेकिन ये चिड़ियां खत्म होती गई। अब क्या है, इस फसल पे जो कीट लग रहे थे उनको मारने के लिए जब हमने रसायन डाले, तो अब तो कीटों की वो आबादी है, इकोटाइप्स बोलते हैं,
भाई अगर आप किसी आबादी को मारने के लिए पेस्टिसाइड छोड़ते हो, पेस्टिसाइड छिड़कते हो, तो उसमें जो प्रतिरोधी कुछ होते हैं वो बच जाते हैं, तो उनको इकोटाइप्स, तो इकोटाइप्स की संख्या बढ़ गई, अब वो पेस्टिसाइड से नहीं मर रहे। अब सोचो जब इंसान कोई जहर डाल रहा है और वो आबादी नहीं मर रही है तो इंसान को गुस्सा आएगा। जैसे पहले वो अपने टीवी में इधर से रावण तीर चला रहा है, उधर से भगवान श्री कृष्ण तीर चला रहे हैं, अब जिसकी तीर खत्म होगी उसको ऐसे गुस्सा आता था। तो मानव भी तो एक गुस्सेल प्राणी है भाई, उसको गुस्सा आया, उसने जहर बढ़ा दिया। यहां पर जहर की मात्रा क्या कर दी, बढ़ा दी, फिर से कीट मरने लगे, लेकिन उसमें से भी कुछ इकोटाइप्स बच गए, फिर उनकी संख्या बढ़ गई। लेकिन उस जहर की वजह से देखो क्या क्या प्रभाव पड़ते गए। चिड़ियाएं खत्म हो गई, चिड़िया खत्म हो गई तो बाज का भोजन खत्म, बाज खत्म। अब चिड़िया किसको खाती थी, कीट। अब जो कीटों के प्राकृतिक दुश्मन थे वो भी खत्म हो गए, कीटों के प्राकृतिक दुश्मन थे वो भी क्या हो गए, खत्म हो गए। ये कीट जो नुकसान पहुंचा रहा था, जब कोई कीट नुकसान पहुंचाने लग जाता है तो वो पीड़क कहलाता है। तो अब इन पीड़कों के प्राकृतिक दुश्मन तो खत्म हो गए, इनकी संख्या खूब बढ़ने लगी। हमने इतना पेस्टिसाइड छोड़ा कि हम अभी तक नियंत्रित नहीं कर पाए। अगर पेस्टिसाइड से ही पीड़क मरते तो अब तक तो हम बिल्कुल जीरो कर चुके होते ना, लेकिन नहीं कर पाए ना। क्यों? क्योंकि इकोटाइप्स पैदा हो जाते हैं। लेकिन हमने पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ दिया और जहर ज्यादा डालने, इसका ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ऊपर पड़ा कि ऊपर वाला ट्रॉपिक लेवल खत्म हो गया। यहां पे क्या प्रभाव पड़ा भाई, ये जो चिड़िया थी वो इस पीड़क को नहीं, कुछ वैसे कीटों को भी खाती थी जो अभी तक नुकसान नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि चिड़िया उनको संतुलित करके रख रही थी, चिड़िया उनको संतुलित रख रही थी, उनको बढ़ने नहीं दे रही थी, इसलिए उनका नुकसान था ही नहीं। लेकिन अब उनका प्राकृतिक दुश्मन तो खत्म, और वो भी बढ़ जाएंगे। जो अब तक नुकसान नहीं कर रहे थे, अब तक जो पीड़क नहीं थे, जिनको हम पॉसिबल पेस्ट बोलते हैं, तो अब वो भी पेस्ट बन गए, पीड़क बन गए। वो कीट भी नुकसान पहले वाले भी कर रहे हैं और हम जहर डाल रहे हैं इनको, तो फसलों के अंदर जहर के अवशेष बढ़ रहे हैं, उसी फसल को हम खा रहे हैं, तो हमारी हेल्थ कमजोर होती जा रही है ना। कैंसर जैसी समस्या आम होगी जिसको पहले बहुत रेयर सुनने को देखने को मिलती थी। शुगर जैसी प्रॉब्लम आम होगी जो पहले बहुत रेयर देखने को मिलती थी। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम आम होगी जो बहुत पहले से देखने को, चलो वो अपनी जगह है। यहाँ कोई भी ट्रॉपिक लेवल प्रभावित हुआ, पोषक स्तर प्रभावित हुआ, वो धरती पर खतरा ही है। इसे ही पारिस्थितिकी संतुलन का बिगड़ना कहते हैं। यही असंतुलन हो गया, ये दो स्तर इम्बैलेंस हो गए ना, इसे पारिस्थितिकी असंतुलन बोलते हैं। और जब पारिस्थितिकी असंतुलन होता है, यानी कोई भी ट्रॉपिक लेवल मिस होता है, तो उससे पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, जिसके नुकसान दूरगामी देखने को मिलते हैं। तो हम इससे मतलब ऐसा फसल उत्पादन करें जिसमें पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, यानी ये सब अपने आप में बने रहे। ये जो कीट है, पीड़क है, उनका नियंत्रण इनके प्राकृतिक दुश्मन है वो करते रहे, तो पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, मृदा उर्वरता बनी रहे, मृदा उर्वरता बनी रहे। अब मृदा उर्वरता कब बिगड़ती है? देखो भाई, आपने छोटे बचपन में वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की बात सुनी है, वही बात है। आप इस मिट्टी का शोषण करना चाहते हो, जितना उत्पादन ले सकते हो ले रहे हो, बदले में वापस उसका उर्वरता का स्तर नहीं मेंटेन कर रहे हो। मतलब मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ है, उनकी जो मात्रा है वो कम होती जा रही है, ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जा रहा है, उसको आप नहीं डाल रहे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, उनका साइकिलिंग हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। जब कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा तो वो भी खत्म हो जाएंगे, तो सॉइल इकोलॉजी खराब हो रही है। अब कार्बन भी कम हो रहा है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव तो खत्म होंगे ही उनके पीछे, वो कम हो रहे हैं, तो सॉइल तो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बंजर होती जाए। आप तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, इसका मतलब हम तो जहर डाल रहे हैं उसके। क्या कर रहे हैं हम? तो उसके अंदर जहर डाल रहे हैं। उस जहर से क्या होगा, सूक्ष्म जीव और मरेंगे, प्लस मिट्टी कठोर होती जाएगी, मिट्टी बेरन होती जाएगी, उसकी प्रतिक्रिया कम हो जाएगी। भी आपने पोषक तत्व दिया, वो पौधों को मिले, उसे हम प्रतिक्रिया बोले, तो प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी सॉइल का रेस्पॉन्स कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे उर्वरता खत्म हो रही है। अब इसको बनाए रखना है तो आप प्रॉपर कार्बनिक पदार्थ डालो, सूक्ष्म जीवों को बनाए रखो, केमिकल कम डालो भाई, है ना, मत डालो या कम डालो। तो हम ऐसी खेती करें कि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, मृदा उर्वरता बनी रहे, हम इन दो चक्रों में ही रह जाएं। उत्पादन नहीं हो, है ना, उत्पादन नहीं हो तो ये बढ़ती जनसंख्या भूखी मर जाएगी,
ये बड़ा दबाव है, पॉपुलेशन का दबाव भी है। भाई हम खुद थोड़ी मरना चाहेंगे, हम खुद भी तो क्या है, जीना चाहते हैं, हमें भी तो पूरा भोजन चाहिए। तो हमें इष्टतम उत्पादन भी मिले, ये भी हो, ये भी हो, और इष्टतम उत्पादन भी मिले। इसको लेकर बनाई गई योजना क्या कहलाती? क्रॉपिंग स्कीम कहलाती। यानी फसल उत्पादन की ऐसी योजना जिसमें पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, मृदा उर्वरता बनी रहे तथा उत्पादन भी इष्टतम मिले, इस प्रकार की योजना को, प्लानिंग को क्रॉपिंग स्कीम यानी फसल योजना कहा जाता है। ये तीनों चीज जिसमें होगी वो ऐसी योजना, वो योजना ही क्रॉपिंग स्कीम है, वो कहलाती है। मैंने कहा ना योजना बढ़िया होनी चाहिए। कल को आप कार्बनिक खेती कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, तो उन सब के अंदर इन तीनों चीजों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए यहां पे समझना जरूरी था। मैंने थोड़ा सा समय लिया, लेकिन ये चीज अगर आपकी क्लियर होगी तो बहुत बढ़िया। तो क्रॉपिंग स्कीम क्या होती है? क्रॉपिंग स्कीम होती है फसल उत्पादन की ऐसी योजना जो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखे तथा मृदा उर्वरता को भी बनाए रखे तथा इष्टतम उत्पादन दे, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग स्कीम है वो बोलते हैं। हर एक शब्द को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये कुछ ऐसे शब्द है जिनको हमें दिमाग में रखना पड़ेगा क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम को समझने की। अब हम बात करें टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। देखो वैसे तो क्रॉपिंग सिस्टम अगर आप पढ़ते हो, फसल प्रणाली में व्यवस्था भी थी और प्रबंधन भी था। फसल प्रणाली में व्यवस्था भी थी, व्यवस्था का मतलब क्रॉपिंग पैटर्न भी था, और प्लस क्या है? प्रबंधन भी है, दोनों ही चीज है। तो हम टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न की जगह टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम भी यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब है ना, क्रॉपिंग सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे, मैनेजमेंट तो फसल में पढ़ लेते हैं। मेरा कहने का मतलब आपके एग्जाम में क्रॉपिंग पैटर्न पूछ ले या क्रॉपिंग सिस्टम पूछ ले, उसे प्रभावित नहीं होना है ना, उससे प्रभावित नहीं होना है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि जब दो फसलों को इस तरह से लगाएं तो बताओ ये क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न है? आप ठीक है भाई, क्रॉपिंग पैटर्न तो ठीक है। आपको बोल दिया कि इस तरह से दो फसलों को लगाया जाए, इस अरेंजमेंट में लगाया जाए, तो क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम बोलेंगे? तुम सोचोगे यार ये तो पैटर्न की बात है, मैनेजमेंट साथ में आएगा तब जाके हम सिस्टम समझ, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, छोड़ देते हो। नहीं भाई, क्रॉपिंग सिस्टम में ये चीजें पढ़ी जाती है, लेकिन अभी वो सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट की बात कर रहा है, और उस अरेंजमेंट को किसके तहत पूछ रहा है? क्रॉपिंग सिस्टम, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस अरेंजमेंट को क्रॉपिंग पैटर्न के तहत पूछ रहा है तो भी कोई समस्या नहीं है। अब एक सिंपल एग्जांपल देखो जी, हमारा जिला है श्रीगंगानगर, उसमें कई सारी तहसीलें हैं। अब मैं बोल दूं कि गंगानगर में पदमपुर तहसील है, इसका मतलब मैंने बात किसकी की? गंगानगर। पदमपुर की भी बात की, गंगानगर की भी बात की। अब इसका मतलब मैं ये बोलता हूं कि मैंने पदमपुर की बात की तो भी सही है, मैं बोल दूं कि गंगानगर की बात की तो भी सही है। आप बोलते गंगानगर की कैसे कर ली? पदमपुर एक ही तहसील थोड़ी है, बाकी कहां गई? अरे तो बात तो गंगानगर की थोड़े से हिस्से की, लेकिन की तो है ना। तो वही बात है कि आपको वो कोई अरेंजमेंट देकर आपसे पूछ ले कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न है, तो नाम से प्रभावित नहीं होना है, और आपसे पूछ ले कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम है, उस बात से भी प्रभावित नहीं होना। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल बताऊंगा मैं क्वेश्चन में भी, इसको ऐसे पूछ ले तो आप प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? तो आप प्रभावित होने वाली चीज तो है ही नहीं। तो चलो भाई, टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, एक्चुअल में तो हम पढ़ तो क्रॉपिंग पैटर्न के ही प्रकार है, सिर्फ पैटर्न की ही बात करें, लेकिन सिस्टम आ जाए तो गड़बड़ाना चाहो, है ना। तो मैं यहां ऑब्लिक में लिख देता हूं क्रॉपिंग फसल प्रणाली अथवा फसल पद्धति प्रकार, फसल प्रणाली अथवा फसल पद्धति प्रकार, फसल पद्धति के प्रकार। हमने कहा भाई तीन प्रकार का, सॉरी हमने कहा कि आप दो प्रकार का अरेंजमेंट कर सकते। एक तो होता है स्थानिक व्यवस्था,
है ना, एक होता है स्थानिक व्यवस्था यानी स्पेचुअल अरेंजमेंट, ठीक है। दूसरा होता है सामयिक व्यवस्था, सामयिक व्यवस्था। टेम्पोरल अरेंजमेंट। और तीसरा होता है जी रोटेशनल अरेंजमेंट, चक्रण व्यवस्था। टेम्पोरल अरेंजमेंट यानी चक्रण व्यवस्था। ये तीन प्रकार का अपने अरेंजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्थानिक व्यवस्था में, भाई हमें सिर्फ स्थान से मतलब, समय से मतलब नहीं है भाई, अभी हमें सिर्फ स्थान से मतलब, समय से मतलब नहीं है। पहले हम स्थानिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है जी अपना सोल क्रॉपिंग। सोल क्रॉपिंग यानी शुद्ध फसल पद्धति या शुद्ध फसल प्रणाली, शुद्ध फसल पद्धति या प्रणाली। हम इसको प्योर स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्योर स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। प्योर स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि कितने प्रकार के हमें ये पढ़ने, फिर एक एक को पढ़ेंगे, फिर एक एक का डिस्कस करेंगे। भाई इस टेबल में जितनी चीजें आ जाएंगी ना, फिर हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन एक मोटा मोटा सा पहले आप लोगों के दिमाग में आइडिया क्लियर हो जाएगा कि बातें तो ठीक है भाई, है ना। तो फिर और ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। देखो, ये हमारा एक खेत है या खेत का कोई प्लॉट है। इसमें हमने शुद्ध रूप से एक ही फसल लगा रखी है पूरे प्लॉट में। जैसे गेहूं है तो गेहूं लगा हुआ है, इसमें सरसों लगी है तो सरसों ही लगा है, चना लगा हुआ है तो चना ही लगा हुआ है, धान लगा हुआ है तो धान ही लगा हुआ है। खेत या खेत के किसी प्लॉट में शुद्ध रूप से एक ही फसल का लगा होना, यानी एक ही फसल का लगा होना, तो वो क्या कहलाता है? सोल क्रॉपिंग यानी शुद्ध फसल प्रणाली कहलाता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? प्योर स्टैंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो आप इसे? प्योर स्टैंड भी कह सकते हो। चलिए, दूसरा हम बात करें तो दूसरा होता है भाई स्टूडेंट्स इंटरक्रॉपिंग। पहले लिख देता हूं, फिर बहुत आसानी से तुलना करते हुए समझ में आएगा। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग को आप बोलते हैं अंतः सस्य, है ना। अंतःवर्ती फसल भी बोल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अंतःवर्ती फसल भी, अंतःवर्ती फसल। और तीसरा होता है जी मिक्स क्रॉपिंग। तीसरा होता है जी आपका मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग को आप मिश्रित फसल बोल, क्या बोलते हैं? मिश्रित फसल है वो बोलते, मिश्रित फसल। मिक्स क्रॉपिंग को आप मिश्रित फसल। अभी मैंने क्या बोला जी? ये एक प्लॉट है, इस प्लॉट में आपने चाहे लाइनिंग से या फिर आपने छिटकुआ विधि से कुछ भी करके आपने एक ही फसल, देखो नीली नीली दिख रही है, एक ही फसल है, तो ये शुद्ध फसल है। ये क्या है? शुद्ध फसल है। अगर आपने किसी खेत में या खेत के किसी एक प्लॉट में दो या दो से अधिक फसलों को लाइनिंग अरेंजमेंट के यानी कतारों में व्यवस्थित करते हुए लगा दिया। दो या दो से अधिक फसलें, देखो यहां पे दो अलग अलग रंग की लाइन है, तो दो या दो से अधिक फसलों को आपने क्या है कि किसी खेत में या खेत के किसी पर्टिकुलर एक प्लॉट के अंदर दो या दो से अधिक फसलों को कतारों में व्यवस्थित करते हुए लगा दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अंतः फसल या अंतःवर्ती फसल बोल देते हैं। अंतः फसल या फिर अंतःवर्ती, यानी मैं बात कर रहा हूं इंटरक्रॉपिंग की। क्या बोल दोगे आप इसे? इंटरक्रॉपिंग। तीसरा जी हमारा है मिक्स क्रॉपिंग। किसी खेत या खेत के प्लॉट में, किसी खेत या खेत के प्लॉट में दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को किया आपने मिक्स, और मिक्स करके आपने खेत में छिटक दिया। दो या दो से अधिक फसलों के खेत, सॉरी, दो या दो से अधिक
फसलों के बीजों को किया मिक्स, किसी खेत या खेत के प्लॉट में दो या दो से अधिक फसलों को किया, दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को किया मिक्स। अब हम 3 फसलों के बीज मिक्स कर लेते हैं। ये बीज मिक्स करके हमने सीधा खेत में छिटकवा विधि से डाल दिया उसे, यानी हमने क्या किया यहां पे मिक्स क्रॉपिंग। यानी जनरली क्या है, चलिए जनरली क्या है, हमने यहां तो लाइनिंग अरेंजमेंट किया, दो या दो से अधिक फसलों को लगाया, तो यहां लाइनिंग अरेंजमेंट नहीं किया, यहां बीजों को मिक्स किया फिर डाला, यानी यहां कतार में व्यवस्था नहीं है। मिक्स क्रॉपिंग जो है, मिश्रित जो फसल है, मिश्रित जो फसल है ना, उसमें कतार की व्यवस्था नहीं है, लाइनिंग अरेंजमेंट नहीं है। यहां लाइनिंग अरेंजमेंट है, यहां पर क्या है, लाइनिंग अरेंजमेंट है, और यहां तो फसल ही एक है। तो ये सबसे पहला स्पेचुअल अरेंजमेंट। अब इसमें 2 पूरे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, एक तो इंटरक्रॉपिंग और दूसरा कौन सा, मिक्स क्रॉपिंग, जिनको अपने पढ़ेंगे। लेकिन एक आइडिया क्लियर हो गया ना भाई, शुद्ध क्या है, इंटर क्या है और मिक्स क्या है। और ये एक समय की व्यवस्था की बात है, समय से पहले क्या घटित हो रहा है, समय के बाद क्या घटित हो रहा है। मान लो ये खरीफ सीजन की बात हो रही है, तो पिछले जायद में क्या हुआ था, अगले रबी में क्या होता है, ये हमें बात नहीं करनी है इसमें, ये सिर्फ स्थानिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, स्थानिक व्यवस्था है। अब जी नेक्स्ट मैं बात करूं टेम्पोरल की। अब टेम्पोरल भी इतना आसानी से समझ में आएगा, चिंता मत करिए, इंटरक्रॉपिंग पढ़ेंगे आगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ेंगे। अब देखो भाई, टेम्पोरल अरेंजमेंट में क्या होता है, सबसे पहला मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग बहुत सिंपल बात है, मोनोक्रॉपिंग समय की बात है ये, एकल फसल प्रणाली, एकल फसल प्रणाली। एकल फसल प्रणाली का मतलब क्या है, मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, साल दर साल एक ही फसल लगा रहे हैं। आपके खेत में 3 सीजन लग सकते हैं, एक तो खरीफ लग सकता है, एक रबी लग सकता है, एक जायद। लेकिन हमारे खेत में स्रोतों की कमी है, बारिश भी कम होती है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में हमारा खेत है, बरानी खेती होती है। तो खरीफ में बारिश हुई, हमने सिर्फ उसमें फसल लगाई, खरीफ में बारिश हुई, हमने सिर्फ उसमें फसल लगाई, रबी में कोई फसल नहीं लगाई, जायद में कोई फसल नहीं लगाई। इसका मतलब साल दर साल हम अगर एक ही फसल ले रहे हैं, साल दर साल अगर हम एक ही फसल ले रहे हैं, साल दर साल एक ही फसल ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोक्रॉपिंग बोल देते हैं। साल दर साल एक फसल का मतलब एक ही बार बुआई हो रही है। हाँ, जो आप एक फसल ले रहे हैं उसको चाहे कैसे ही अरेंज करिए, चाहे सोल क्रॉप के रूप में अरेंज करो, चाहे इंटर क्रॉप में अरेंज करो, चाहे मिक्स क्रॉप में अरेंज करो, ये कोई मैटर नहीं है। लेकिन आप साल में फसल कितनी ले रहे हैं, सिर्फ एक ही सीजन में ले पा रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं ए सिंगल क्रॉप, हाँ, टेकन बाय फार्मर ईयर टू ईयर। एक किसान द्वारा साल दर साल एक ही फसल ली जाती है, एक साल में सिर्फ एक ही फसल ली जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रॉपिंग। दो ही केस में मिलता है मोनोक्रॉपिंग, या तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, एरिड और सेमी एरिड रीजन में, जो बरानी एरिया होता है यानी जो असिंचित क्षेत्र होता है, वहां पे आप मोनोक्रॉपिंग करते हैं। दूसरा, अगर गन्ने की फसल लगा रहे हो, क्योंकि गन्ने की फसल तो कम से कम है ही 12 महीने की, तो साल में एक ही फसल ले पाओगे ना, तो गन्ने के केस में होता है, या फिर कहां होता है, जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र होता है, जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र होता है उसका बरानी क्षेत्र होता है ना, वहां मोनोक्रॉपिंग। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, साल कितने की बात हो रही है, एक, यानी कितने साल के क्रॉपिंग पैटर्न की बात हो रही है, एक फसल साल में कितनी लग रही है, एक, तो इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी परसेंटेज क्या आएगा, 100। इसका मतलब मोनोक्रॉपिंग का क्रॉपिंग इंटेंसिटी परसेंटेज हमेशा 100 ही रहता है। मोनोक्रॉपिंग का क्रॉपिंग इंटेंसिटी परसेंटेज हमेशा कितना रहेगा, 100 रहेगा। मोनोक्रॉपिंग का क्रॉपिंग इंटेंसिटी परसेंटेज हमेशा 100% रहता है। कितना रहता है, 100% है वो रहता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता है। और मैंने बता दिया कि कौन से 2 केस में आप मोनोक्रॉपिंग है वो देखते हैं। चलिए, ये होगा मोनोक्रॉपिंग। अब इससे जस्ट थोड़ा सा उल्टा बात कर लेते हैं, है ना, उल्टी बात करते हैं तो वो हो जाएगा मल्टी क्रॉपिंग। विपरीत बात, उल्टी का मतलब गंदी बात नहीं, विपरीत बात, मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब होता है बहुफसल प्रणाली। बहुफसल प्रणाली बड़ा सिंपल है, बहुफसल प्रणाली। एक साल में दो या दो से अधिक फसलें ले लेते हो,
एक साल में 2 या 2 से अधिक फसलें ले लेते हो, एक साल में 2 या 2 से अधिक फसलें लेते हो, मल्टी क्रॉपिंग, बहुफसल प्रणाली। मान लो कि आप साल में कितनी फसल ले रहे हैं, 2, तो आप इसे क्या बोल देंगे भाई, एक खरीफ में ले ली एक रबी में ले ली, तो आप उसको डबल क्रॉपिंग बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डबल क्रॉपिंग। डबल क्रॉपिंग यानी दोहरी फसल प्रणाली, दोहरी फसल प्रणाली। दोहरी फसल प्रणाली की क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालोगे तो कितनी आएगी? 200%। साल एक फसल दो तो कितनी आ जाएगी? 200% आ जाएगी। साल में 3 फसलें ले रहे हो, खरीफ में भी ले रहे हो, रबी में भी ले रहे हो, जायद में भी ले रहे हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ट्रिपल क्रॉपिंग। उसे आप क्या बोल दोगे? ट्रिपल क्रॉपिंग, तिहरा फसल प्रणाली, तिहरा फसल प्रणाली, तिहरा फसल प्रणाली। अब तिहरा फसल प्रणाली की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आएगी? 300। साल में 3 फसल तो 300 आ जाएगी। मोनोक्रॉपिंग की कितनी आ रही थी भाई? 100% आ रही थी। कितनी आ रही थी? 100% वो आ रही थी। ठीक है, तो ये मल्टी क्रॉपिंग हो गया, है ना, मोनोक्रॉपिंग के जस्ट विपरीत जाके। अब मल्टी क्रॉपिंग लेते हो तो क्या सीन होता है? सीन क्या होना है? कुछ नहीं होना है, बहुत सिंपल सा सीन होना है। खरीफ में फसल लगाई, उसको काटा, उसको काटने के बाद रबी, है ना, और रबी वाली को काटने के बाद जायद की ले लेते हैं। यानी एक सीक्वेंस से आप फसलें ले रहे हैं, एक क्रम से क्या लग रहे हैं? फसल ले रहे हैं आप, एक सीक्वेंस से फसलें लेते जा रहे हैं, एक क्रम से आप क्या है? फसलें लेते जा रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? बहुत अच्छी बात है, समझना इसको, ये सीक्वेंस से ली जाती है। अब जो टेम्पोरल अरेंजमेंट है ना, उसमें एक और भी चीज आ जाती है, वो है जी रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग ये सारे पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी डिटेल से ना, इंटरक्रॉपिंग तो पूरी डिटेल से पढ़नी है। रिले क्रॉपिंग, रिले फसल प्रणाली, रिले फसल प्रणाली। अब रिले फसल प्रणाली का मतलब क्या होता है? देखो इसमें ये होता है, ये पूरा पढ़ाएंगे आगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं इसका मीन्स क्या होता है। हमने फसल लगाई ए, ये ए फसल बुआई, ये ए फसल की कटाई, ये ए फसल की कटाई से थोड़ा सा पहले हमने ए फसल की कटाई से थोड़ा सा पहले हमने बी, कटाई के बाद लगती है फसल, लेकिन हमने कटाई से पहले लगा दी, यानी ओवरलैप कर दी। क्या कर दिया? ओवरलैप कर दिया, है ना। और बी की कटाई से पहले आपने कौन सी लगा दी? सी। यानी पहली फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल लगा देते, कटाई से पहले ही। एक साथ नहीं, एक साथ लगाओगे तो या तो इंटरक्रॉपिंग होगी या मिक्स क्रॉप होगी, बस बाकी समय तो अलग अलग था, लेकिन कटाई से कोई 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले आपने लगा दी, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? रिले फसल प्रणाली बोलते हैं। तो रिले में क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। हमारी लोकल भाषा में ऊपर थली बोलते हैं इसको, ऊपर थली। हमारे लोकल वाले किताब लिख दे अपनी भाषा में तो बोल देंगे ऊपर थली फसल प्रणाली है ये। अंग्रेजी वाले लिखते हैं तो बोलते हैं ओवरलैपिंग क्रॉप, और टेक्निकली शब्द यूज करें तो रिले क्रॉपिंग। अब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि यूपी बिहार में इसे पेरा फार्मिंग कहते हैं, मध्य प्रदेश वाले इसे उतेरा फार्मिंग कहते हैं, वेस्ट बंगाल वाले ये कहते हैं, वो ये कहते हैं। ये बातें भी पढ़ेंगे जब डिटेल से पढ़ेंगे। भाई यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल वाले इसे पेरा फार्मिंग कहते हैं, पेरा खेती। मध्य प्रदेश वाले इसे उतेरा खेती के नाम से भी जानते हैं। कैसे की जा सकती है ये एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले मोटा मोटा ज्ञान होना जरूरी है। टॉपिक पढ़ने का तब मजा आता है कि हमें पता हो कि उसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। चलिए, फिल्म देखने का तब मजा आता है जब हमें यह नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। मैच देखने का तब मजा आता है जब हमें यह नहीं पता हो कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन पढ़ने का मजा जस्ट उल्टा है, जब आपको पता हो कि ये पढ़ेंगे तो पहले से हमारा माइंड क्लियर होता है, तो पढ़ने में इंटरेस्ट बन जाता है। चलिए, नेक्स्ट है चक्रण व्यवस्था, टेम्पोरल अरेंजमेंट। अब यहां पे चक्रण व्यवस्था क्या है जी? एक होता है मोनोकल्चर, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर, अब बच्चा 3 चीजों में फंस जाता है ना। एक तो सोल क्रॉपिंग। सोल क्रॉपिंग का मतलब है कि एक प्लॉट में शुद्ध रूप से एक फसल लगी हुई है, या एक खेत में शुद्ध रूप से एक फसल लगी हुई है। ये स्थान की बात है, समय से इसका कोई संबंध बिठाना ही नहीं है। आप गलती कब करते हो? जो चीज है ही नहीं वो कर देते हो, है ना भाई। जो चीज है ही नहीं वो करते हो तब आप गलती करते हो। इसका काम ही समय से है, तो इसका काम ही स्थान से, समय से कोई मतलब ही नहीं। मोनोक्रॉपिंग, पूरे साल के अंदर एक ही बुआई हुई है, यानी एक ही फसल ली है, वो मोनोक्रॉपिंग है। मोनोकल्चर क्या है? बार बार सेम ही फसल को रिपीट जा रहे,
रिपीट करते जा रहे हो, एक ही फसल को आप बार बार लगाते जा रहे हो। आपने सुना होगा बंगाल वाले क्या करते हैं, अमन में चावल लगाते हैं, है ना, मतलब खरीफ में चावल लगाते हैं। जो लो लैंड एरिया वाले जो लोग हैं, जहां पानी इकट्ठा हो जाता है, तो अमन में भी राइस लगाते हैं। फिर सर्दियों में बोरों में भी क्या करते हैं, राइस लगाते हैं। साल में 2 फसल, दोनों ही चावल की, यानी सेम ही क्रॉप को रिपीट करते रहे, बार बार सेम ही फसल लगाते रहें, है ना, बार बार सेम ही क्रॉप लगाते रहे, बार बार सेम ही क्रॉप लगाते रहे, सेम क्रॉप लगाते रहे, तब हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोकल्चर। तब अपने क्या बोलेंगे, मोनोकल्चर है वो बोला जाता है। और अगर आप फसलों को बदल बदल के लगाते हैं तो वो क्रॉप रोटेशन होता है ना, वो फसल चक्कर होता है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, फसलों को बदल बदल कर लगाना फसल चक्कर कहलाता है। तो सोल क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर में डिफरेंस पता लग गया होगा। बार बार सेम ही क्रॉप रिपीट करते रहना, अभी धान फिर धान फिर धान लगाते जा रहे हो, अभी टमाटर फिर टमाटर फिर टमाटर लगाते जा रहे हो, तो वो सब क्या है, वो सब क्या है, मोनोकल्चर। और फसलों को बदल बदल के लगा रहे हो, वो क्या है, क्रॉप रोटेशन। तो भाई हम क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम में इतनी सारी बातें तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ क्रॉपिंग इंटेंसिटी पढ़ी जाएगी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी पढ़ी जाएगी, तो कई सारी इस टॉपिक में चीजें आएगी। लेकिन ऊपर ऊपर से बता दिया मैंने, अधिकांश पेपर में तो क्वेश्चन आपके इसी पार्ट से ही क्लियर हो जाता है, आगे गहराई वाले में तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको जाना है, लेकिन आपको क्या है, जाना है भाई, ठीक है। तो अगले सेशन में बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।